नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। बताते चलें कि कल मंगलवार का दिन है और कल संसद के अंदर एक बार फिर से आप देखिए इस बिल को लेकर किस तरह से चर्चा होगी, जिस पर विपक्ष ने अपनी सहमति दे दी है। पेपर लीक बिल पर अब सहमति बन गई है और अब पेपर लीक जो बिल है इस पर चर्चा करने को विपक्ष पूरी तरह से तैयार है। वोटिंग होगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने नेताओं को मना लिया है। आज हंगामे के कारण 4 बार इस पूरी कार्रवाई को संसद के अंदर स्थगित करना पड़ा, लेकिन अब पेपर लीक को लेकर विपक्षी पार्टियों की तरफ से अपनी सहमति दे दी गई है। तो जाहिर तौर पर बताते चलें कि जिस तरह से नेताओं से बातचीत हुई है, अब 28 जुलाई यानी कि कल इस पर चर्चा होगी। और सबसे अहम सवाल यहां पर यह है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद आपको बताते चलें कि प्रहलाद जोशी ने अपना कार्यभार संभाल लिया है और केंद्र सरकार 2024 में बने हुए कानून में बदलाव के लिए संशोधन बिल लेकर आ गई है। इसमें पेपर लीक के आरोपियों के लिए कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान है। राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष टास्क फोर्स कोर्ट बनाने का अधिकार यहां पर मिलेगा, जहां मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। कानून केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों द्वारा आयोजित सार्वजनिक परीक्षाओं पर लागू होगा और इनमें यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती, बैंकिंग भर्ती परीक्षा, एनटीए और अन्य केंद्रीय भर्ती एवं प्रवेश परीक्षाएं शामिल की गई हैं। तो बताते चले कि नीट पेपर लीक विवाद अब देश के अंदर आप देखिए किस तरह से गर्मा गया है। इस पर संसद में अब यह संशोधित बिल जो है वो सरकार लेकर आ गई है। पेपर लीक संशोधन बिल जो लेकर आई है, जिसमें क्या कुछ बदलेगा ये आपके सामने रखते चले, क्योंकि 2024 का कानून है जिसमें पेपर लीक और ना आप देखिए यहाँ आप देखिए जो पेपर लीक थी और नकल है उसे रोकने के लिए कानून ये 2024 में बनाया गया था, लेकिन अब 26 में इसमें प्रस्ताव लेकर आ गई है सरकार, जिसमें कानून को और सख्त बनाकर जांच और ट्रायल की प्रक्रिया तेज की जाएगी। फिर 3 से 5 साल तक की जेल का प्रावधान 2024 के कानून में था, लेकिन अब 2026 में कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल की जेल है। साथ ही 50 लाख रुपए तक के जुर्माने की भी बात हुई। लेकिन इसके साथ ही ये पेपर लीक अनुसूचित साधन की बात है। संगठित अपराध अगर होता है तो 2024 में ये बताया गया था कि 5 से 10 साल की जेल है, कम से कम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना है, लेकिन अब 2026 में कम से कम 7 साल की जेल है और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना है। फिर जांच की जो समय सीमा है उसे कोई तय सीमा नहीं दी गई थी 2024 में, अब 2 महीने के भीतर जांच पूरी यहां करनी होगी। और मुकदमे की जो सुनवाई है, जिसमें 2024 में सुनवाई पूरी करने की कोई तय सीमा नहीं रखी गई थी, लेकिन अब 2026 में चार्जशीट दाखिल होने के 3 महीने के भीतर ट्रायल पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। रोजाना यहां पर सुनवाई होगी। फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात हुई थी 24 में, यह स्पष्ट प्रावधान नहीं था, लेकिन 2026 में जो सरकार यहां संशोधित बिल लेकर आई है, जिसमें राज्य सरकारें, केंद्र शासित प्रदेश विशेष टास्क फोर्स कोर्ट बना सकेंगे। और अब विशेष टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ, ऐसा कोई प्रावधान 2026 के कानून में अभी रखा गया है, लेकिन 24 के कानून में नहीं रखा गया था। 2026 में जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार जो विशेष एसटीएफ है बनाकर जांच करा सकेगी। अपराधों को लेकर अगर सूची की बात करें तो 2024 में अपराधों का इतना विस्तृत वर्गीकरण नहीं था, लेकिन अब 2026 में जो संशोधित कानून सरकार लेकर आई है, इसमें 15 तरह के अपराध स्पष्ट किए गए हैं, जैसे कि पेपर लीक, ओएमआर शीट से यहां छेड़छाड़, फर्जी वेबसाइट, फर्जी एडमिट कार्ड आदि। अब परीक्षा सुरक्षा को लेकर आखिरी बात कर लेते हैं, क्योंकि 2024 में विस्तृत परिचालन मानक तय नहीं थे, लेकिन 2026 में बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन होगा, परीक्षा केंद्रों का प्री ऑडिट किया जाएगा, स्क्रीनिंग होगी, सीट आवंटन होगा, प्रश्न पत्र सुरक्षा रखी गई है और इन्विजिलेशन और परीक्षा के बाद की प्रक्रिया के लिए विस्तृत मानक तय किए जाएंगे। ये तमाम बड़ी बातें यहाँ पर आप देखिए रखी गई हैं, तो जाहिर तौर पर इस पर चर्चा करना अब जरूरी हो जाता है। लेकिन इसके साथ ही आपको ये बताते चले कि पहले विपक्ष हमलावर रहा और पूरी तरह से उन्होंने कहा कि कार्रवाई कैसे हुई है इसमें गृह मंत्री जवाब दें, और बार बार आपको बताते चले कि आज कम से कम 4 बार पूरे सदन को स्थगित करना पड़ा, लेकिन अब विपक्ष ने अपनी सहमति दे दी है, क्योंकि स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी पार्टियों के साथ बातचीत की है और उन्होंने उन्हें मना लिया है कि कल इस पर चर्चा होगी, क्योंकि युवाओं के भविष्य को लेकर चर्चा करना जरूरी है। जब तक विपक्ष इस पर चर्चा नहीं करेगा, अपनी सहमति नहीं देगा, ये बिल कानून नहीं बन सकता है। और अगर ये बिल कानून नहीं बनेगा तो युवाओं के भविष्य को संवारा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा को लेकर इस वक्त सड़कों पर उतर के आए। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। दिनेश गेट हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत दिनेश जी।
प्रोफेसर अरुण चौबे हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं दिनेश जी आप ही के पास आऊंगी। आपको नहीं लगता है कि अगर इस तरह से संशोधन हो रहा है बिल के अंदर या किसी को कानून बनाने की बात कही गई है, युवाओं से एक बड़ा भरोसा और बड़ा आश्वासन और बड़ा दावा किया गया है, भरोसा उन्हें दिया गया है कि इस पर हम कानून लेकर आएंगे, लेकिन जब तक विपक्ष नहीं बैठेगा तो कानून कैसे बनेगा? अब तो चलो ठीक है, जी आशा जी, सहमति आप दे सभी दी को गई मेरा है। प्रणाम। हाँ, जी जी आशा जी, जो बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। देखिए, सबसे पहले तो अगर देखें, बातचीत करें तो 20 जुलाई को मानसून सेशन जो था वो शुरू हुआ था और उससे लेकर के अभी तक पूरा हफ्ता चला गया है। लेकिन बिजनेस आवर्स यानी कि जो जिस हिसाब से जो बिजनेस वहाँ कंडक्ट होना चाहिए था उस प्रकार से नहीं हो पाया। सदन के बाहर जो है एक्टिवनेस जो है मतलब पूरे तरीके से विपक्ष के लोगों ने दिखाई, लेकिन सदन के अंदर जो उनकी उपस्थिति और जिस तरीके से वहां पर हंगामा जैसे मचा के रखा, वो कतई एक तरह से मुझे लगता नहीं कि लोकतंत्र में इस तरह की चीजें होनी चाहिए। दोनों अगर जैसे कि जो सदन उनकी अगर बातचीत अगर देखी जाए मिनट्स के हिसाब से, तो ये देखिए कि लोकसभा में आशा जी 1.6 आवर्स और राज्यसभा में 1.7 आवर्स जो है, यानी कि जो कुल जैसे कि जो जैसे जितने घंटे और जितनी मीटिंग्स जो जैसे होनी थी, जितने घंटे काम चलना था, उसका कुल 5 से 6% जो है वो बिजनेस कंडक्ट सिर्फ हो पाया। तो अपने आप को खुद को समझना चाहिए कि मतलब जो प्रतिपक्ष है वो कहाँ ठहरता है। और अमेंडमेंट जो ला करके देखिए, जिस चीज के बारे में शोर प्रतिपक्ष मचा रहा था उसी को लाके अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट अगर बिना चर्चा के पास कर दिया जाएगा तो उसमें शोर मचाएगा प्रतिपक्ष के, भाई ऐसा है कि हमारे से पूछे बिना जो है और एक तरफा कार्रवाई करते हुए और जो है पक्ष ने अपना जो अमेंडमेंट ला करके पास करवा लिया। और चर्चा करते टाइम पे उन्होंने जैसे बातचीत वो करनी है कि दोपहर के खाने के समय पे और अगले दिन की भोजन की बात करनी है और अगले दिन के भोजन के समय पे जो है पहले दिन की भोजन की बात करनी है। तो इसलिए कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि जिस टाइम पे जो नियत समय है पूरे तरीके से, जैसे कि लोकसभा स्पीकर जो है उन्होंने बताया, और इस तरीके से जो जैसे कि राज्यसभा के स्पीकर है उन्होंने भी क्लैरिफाई इश्यू किया कि पूरे तरीके से पक्ष जो है, सरकार जो है वो आपके साथ में चर्चा करने के लिए पूरे तरीके से तैयार है और फ्लेक्सिबल है कि जितने घंटे आप चर्चा करना चाहेंगे तो उसमें खुल के चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा होगी कहां से, जब दोनों पक्ष अगर सम्मिलित नहीं होंगे उस चीज में, तो वो चीज कैसे होगी? उस गतिरोध को दूर करने के लिए ओम ठीक है। बिरला जी ने और आज जैसे कि जो प्रतिपक्ष के जो मुख्य नेता उनसे बातचीत की, तब जाकर के कल दोपहर का जो समय जो है एक तरह से तय किया गया कि दोपहर को कल जो है और हम लोग इस बारे में 12 बजे ठीक के है। बाद में जो है अरुण चर्चा जी, करेंगे ये और किसी बताइए कि नतीजे पर सड़कों पहुंचेंगे। तो पर जब युवा उतरते हैं तो विपक्षी पार्टियां ये सबसे बड़ा मुद्दा गिनाती हैं, लेकिन आज जब मुद्दा संसद में पहुंच चुका है और युवाओं के लिए काम होना शुरू हो चुका है, जिसमें सरकार हर बात को मान रही है, अब विपक्ष इसमें बैठना कितना जरूरी हो जाता है? और अब यहाँ पर बैठकर अपनी सहमति क्यों नहीं दी जा रही है जल्द से जल्द? क्यों यहाँ पर कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा? आपको तो जल्दी से बैठना पड़ा चाहिए था, क्योंकि आपने सबसे पहले युवाओं के मुद्दे को आगे रखा है सरकार के। देखिए अच्छा जी, प्रतिपक्ष अरुण का जी, जिस तरीके से जैसे कि पूरे दिनेश जी, तरीके से दिनेश साफ जी, दिनेश जी, अरुण जी बोलेंगे। अरुण जी, मैं चुप। वापस आपके पास आऊंगी। देखिए दिनेश जी, आशा जी, सबसे पहले तो आपके शो के सभी दर्शकों को प्रणाम। और मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं कि ये जो विपक्ष है इसकी मंशा किसी भी तरह के कानून या किसी तरह के सुधार की है नहीं। एक तरफ सरकार जितनी संवेदनशील है विद्यार्थियों युवाओं के मुद्दे पर, वह सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास में की अवधारणा में पूर्णतया विश्वास रखती है और इसीलिए कार्य करती है। नीट का पेपर हो या कोई भी पेपर, जिसमें जैसे ही गड़बड़ी का धांधली का मामला होता है सरकार तुरंत उसको कैंसिल करके री एग्जाम कराती है। और नीट का तो 22 लाख की आबादी वाले विद्यार्थियों का इतना बड़ा एग्जाम ऐतिहासिक समय में री एग्जाम करा के रिजल्ट दे देना ताकि बच्चों का सत्र न बर्बाद है, महत्वपूर्ण है। और इसी को ध्यान में रखते हुए 2024 में भी इस सरकार ने नया परीक्षा अधिनियम लाया था, जिसमें कि लगा कि नहीं नाकाफी है, तो 2026 में सरकार इस पे जो है नया कानून बनाने के लिए ला रही है और सदन में चर्चा होना चाहिए। लेकिन समस्या है कि विपक्ष सदन में चर्चा करना नहीं चाहता। विपक्ष किसी भी प्रकार का, जो विपक्ष का एक धर्म होता है कि वो किसी भी अगर प्रक्रिया में कानून में कोई कमी है खोट है तो उसका विरोध करने के साथ साथ उसका बेहतर विकल्प प्रस्तुत करे। यहाँ विपक्ष जो है विकल्प प्रस्तुत करना तो बहुत बाद का विषय है। पूरी तरीके से विपक्ष जो है सिर्फ और सिर्फ संसद में गतिरोध अवरोध उत्पन्न करना चाहता है। इनकी मंशा कहीं पे भी सुधार की नहीं है, बल्कि इनकी विश्वनाथ मंशा मिश्रा हमारे साथ सिर्फ जुड़ और गए हैं, सिर्फ वरिष्ठ विरोध करने पत्रकार। की है। बहुत बहुत स्वागत विश्वनाथ जी। सिर्फ अरुण जी सिर्फ बोलिए। विरोध की है। तो इनको विरोध, देखिए विरोध विपक्ष करे ठीक है, लेकिन विपक्ष अपने धर्म का भी पालन करे और सदन पे चर्चा हो, क्योंकि देश की जनता का टैक्स का पैसा सदन पे खर्च होता है, कार्रवाई में खर्च होता है। और उसको ऐसे बर्बाद करना एक्चुअल में कांग्रेस और विपक्षी इनका मुद्दा ही है कि देश के मुद्दों पर लोगों को बरगलाना, जनता को बरगलाना। कभी संविधान बदल देंगे की बातेंगे, कभी विश्वनाथ जी, आरक्षण खत्म कर ये देने की मंशा बात समझ करेंगे। नहीं आ रही है तो विपक्षी पूरी पार्टियों की। तरीके क्या से लगता है कि विपक्ष इस विपक्ष की मामले में क्या गड़बड़ मंशा करेगा। है?
धन्यवाद आशा जी। आशा जी देखिए, लोकसभा स्पीकर ने विपक्ष को मनाने की कोशिश की और पहल की है। उन्होंने कहा कि इस्तीफा हो गया, चर्चा कर लीजिए, सदन को चलने दीजिए। लेकिन विपक्ष कितना सिंसियरली इस आश्वासन को दे पाएगा, मुझे अभी भी इससे संशय है। देखिए, जो हम ये बात जरूर कहें कि हाँ, सरकार बिल्कुल पूरी तरह तैयार है। सरकार तो बिल्कुल बिल को लेकर के चर्चा हो जाए, 10 घंटे आज का आवंटित था, आज समय आवंटित था, चर्चा होती तो आगे वोटिंग हो जाती। वो जिसके लिए इतना हंगामा बरपा था, कम से कम वो एक कानून की शक्ल लेने की स्थिति में होता, या उसमें कुछ बदलाव अगर संशय कोई संभावना होती तो वो बदलाव करके कम से कम कानून की शक्ल होती। लेकिन क्या गतिरोध टूटेगा या टूट गया है, इसमें अभी भी संशय है। तो मुझे लगता है कि हालांकि अभी तो जो भी की स्थिति है वो लग रहा है कि शायद गतिरोध टूट गया है, शायद विपक्ष मान जाता है। लेकिन अभी भी ये संभव है कि कल किसी विषय को लेकर के विपक्ष फिर हंगामा करे, इस चीज को रोके। क्योंकि देखिए, जब प्रक्रिया चलेगी तो फिर बाकी जो और बिल पड़े हुए हैं उनसे विपक्ष को बड़ी दिक्कत है। मुझे अभी भी लग रहा है कि इसमें हो सकता है कि विपक्ष इसमें फिर कोई बहाना लेकर के, कोई एक रीजन उठा करके और उसको फिर हंगामा बरपाए। पर हंगामा करने की जरूरत क्या है? आप सड़कों पर तो इसी मुद्दे को गिनाने की कोशिश कर रहे थे, तो आप बैठकर आप सुलझाइए ना इसे। हंगामा करने की जरूरत क्या है? क्योंकि अब तो सरकार इसे और पारदर्शिता तरीके से लेकर आई है, समय सीमा निर्धारित की गई है, फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर कहा गया है, केंद्र शासित प्रदेश के अंदर आप फास्ट ट्रैक कोर्ट बना सकते हैं, ये अधिकार आपके पास होगा। तो ये तो जल्द से जल्द होना चाहिए, क्योंकि 65% की आबादी का सवाल है। आशा जी, जो कुछ मांगा था, किसके लिए इतना हंगामा हो रहा था, जो कुछ जितनी भी मांगे थी इंक्लूडिंग ऑपोजिशन, वो सारी पूरी हो गई। उसमें कहीं कोई नहीं, इंक्लूडिंग मिनिस्टर्स रेजिग्नेशन, सब कुछ पूरा हो गया। मुझे लगता है इसलिए आज तो सवेरे चुपचाप सदन को स्टार्ट कर चलने देना चाहिए था। लेकिन चाहे राज्यसभा हो, लोकसभा हो, दोनों में बिल्कुल वही शोर शराबा, हुड़दंग, कहीं ऐसी स्थिति नहीं रही। लगा कि नहीं, अब गतिरोध टूटना चाहिए, या विपक्ष से कोई सामने आए, कहे ठीक है भैया, इस आप इतना समय हमें दे दीजिए तो हम गतिरोध तोड़ने को तैयार हैं, कहीं नहीं हुआ। आप या यही कहते हमें एक दिन का समय, 10 घंटा बहुत नहीं है, हमको 4 दिन चाहिए, 6 दिन चाहिए। कुछ उनका मंतव्य तो स्पष्ट होना चाहिए ना कि किस कारण पहले से ही इतना विषय का लेट हो विरोध कर चुका रहे था। हैं, ठीक है विश्वनाथ क्यों जी, हुड़दंग और कर ये रहे कहा हैं। जा रहा था कि सरकार ने देरी कर दी, लेकिन सरकार ने जब फैसला लिया तो फिर विपक्ष को भी देरी नहीं करनी चाहिए ना अब इस पे। तो देखिए, ऐसे विपक्ष जो होता है उसका काम सिर्फ आरोप प्रत्यारोप विश्वनाथ जी एक सेकंड, दिनेश जी बोल रहे हैं। विश्वनाथ जी धन्यवाद। तो देखिए, ऐसी चलिए, पूरे तरीके से सरकार पूरी तरीके से गंभीर है और गंभीर से गंभीर चीजें हैं उन पर चर्चा करना चाहती है। लेकिन कहीं भी प्रतिपक्ष जो है वो सीम जैसे पहले सरकार को घेरा था कि सरकार ने देरी की, लेकिन देरी कैसे की? एनटी की पूरे तरीके से ओवरहोलिंग, शिक्षा मंत्री जो है उनका इस्तीफा, शिक्षा सचिव जो है उनको वहां से रिमूव करके मतलब कहीं और जगह लगाया गया। 47 जो अधिकारी हैं, 47 जो अधिकारी हैं उनकी सेवाएं समाप्त की गई। उसके अलावा स्पेशल टास्क फोर्स है जिसको नंदन नीलेकानी जो है उनको मतलब उसका स्पेशल टास्क फोर्स जो है उसका जिम्मा सौंपा गया, जो कि अपने आप में पूरे एक्सपर्ट हैं। $20 बिलियन से ज्यादा की कंपनी जो संभालने का उनके पास अनुभव है। और पहले आधार वगैरह उस तरह की जैसे और जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें उन्होंने अपनी बड़ी मतलब महत्व जो है उसकी भूमिका निभाई। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं देखिए प्रतिपक्ष को समझना पड़ेगा कि पूरे तरीके से पॉलिटिकल जो लोग हैं उनको लेकर के, और जैसे जो लोग हैं मतलब जो प्राइवेट सेक्टर से जो लोग हैं उनको लेकर के, और जो एक्सपर्ट हैं, इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं जो कि रिफॉर्म लाने में एक तरह से अमूलचूल परिवर्तन ला सकते हैं चीजों में, तो इनको समझना चाहिए कि सरकार पूरी तरीके से गंभीर है, लचीला रुख अपना के बैठी हुई है और कोई भी किस तरह के रोड ब्लॉक ना हो इसको लेकर के उन्होंने पूरी तरीके से, और मतलब कहीं पर भी झुकना पड़ा तो हमारी सरकार ने झुकने का काम भी किया। तो अब देखिए जो बॉल जो है वो प्रतिपक्ष एक तरह से मतलब कोर्ट में है
और वो फिर भी अगर चूकते हैं इसी से, तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में संदेश बड़ा गलत जाएगा। तो मुझे लगता है कि अपने तरीके से इस टाइम पे प्रतिपक्ष को अगर जिस तरीके से वो चाह रहे थे, उस तरीके से सरकार ने काम कर दिया है। अब उनके पास में कोई चीज बची नहीं है, क्योंकि अब एक तरह से सरकार की पॉजिटिव चीजें जा रही हैं, तो अब वो नहीं चाहते हैं। मुझे लगता है कि जिस तरीके से उनकी अपनी स्ट्रेटेजी होगी, अब वो स्ट्रेटेजी पानी फिरता हुआ नजर आए, तो उस तरह से चर्चा नहीं करना चाह रहे होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर चर्चा में अगर साथ देंगे, तो एक तरह से पॉजिटिव एक एस्पेक्ट होगा, और आगे जाकर के अपने जो सुझाव हैं उनको सम्मिलित करने के लिए सदन के अंदर बोलेंगे, तो तभी जाके वो सम्मिलित हो पाएंगे सुझाव। उनको लगता है कि भाई जब मतलब वर्तमान में जो चीजें अमेंडमेंट जो किए गए हैं, या जैसे कि जो अमेंडमेंट में जो चीजें और बदलाव होंगे, मतलब कड़े से कड़ा कानून बनाने का काम किया गया, उसमें फाइन जो है उसको ज्यादा 10 करोड़ का फाइन किया गया, 10 साल की सजा का प्रावधान रखा गया, एक एक चीज को पूरा डिफाइन किया गया। उसमें लगता है कि वो भी अगर नाकाफी है, उनको अगर और ज्यादा बड़ा करने की जरूरत है, तो चर्चा में आइए, चर्चा करेंगे तभी तो बातचीत आगे बढ़ेगी। लेकिन वो नहीं करना चाहते, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रतिपक्ष जो है सिर्फ हंगामा करना उनका काम था, और किसी भी तरीके से सदन नहीं चलने ठीक है। देना चाहते। और उसी को देखिए, जो प्रमुख बिल जो है वो भी आचार्य लटके पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं चीजें जो है नॉन सीरियसनेस एक प्रतिपक्ष का दिखाता है, और वही चीजें कहीं ना कहीं इनको आगे आने वाले जो भी चुनाव, चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, चाहे पंजाब का चुनाव हो, तो सभी चुनाव में कहीं ना कहीं इनको जैसे एक तरह से मतलब कहीं ना कहीं जो अपनी जो चीजें हैं उनसे मतलब मुंह की खानी पड़ेगी, और अपनी तरीके से मतलब जो स्ट्रेटेजी जो है वो कोई काम नहीं कर पाए, क्योंकि जैसे ठीक है। पहली चीज है अरुण जैसे कि चौबे इस्तीफा दे जी, दिया अब धर्मेंद्र सवाल प्रधान जी यहाँ ने। पर ये उठ तो रहा था कि इस मुद्दे को लेकर राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। आपको नहीं लगता है कि पूरी तरह से राजनीतिक मुद्दा बन गया है? क्योंकि विपक्ष ने जो बात कही उसे सरकार की तरफ से माना गया, युवाओं की तरफ से जो डिमांड्स रखी गई, सरकार ने उन्हें तमाम बातों को मान लिया। अब मुद्दा विहीन कहीं ना कहीं विपक्ष था, क्योंकि अब तो ये कहा गया कि किसने ऑर्डर दिया है ये जवाब गृह मंत्री की तरफ से दे देना चाहिए। अब बिल पर पहले अगर आप गहनता से बातचीत कर लेते, उसके साथ साथ आप देखिए कार्रवाई सरकार की तरफ से चल रही है, लेकिन समय की बर्बादी करने की क्या जरूरत है? ये तमाम बातें तो संसद के अंदर भी हो सकती हैं, ये तमाम सवाल तो वहां पर भी उठाए जा सकते हैं। आशा जी, विपक्ष का मकसद ही हम सिर्फ हंगामा खड़ा करना है। और आज से नहीं, पहले दिन से आप देखिए कि युवाओं की मांग में को युवाओं के आंदोलन में किस तरीके से सभी विपक्षी दल घुसे बिना बुलाए। एक कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिटके सहित तमाम जो उनके प्रवक्ता थे, नेता थे, वो कह रहे थे कि हम विपक्ष को नहीं बुला रहे हैं, ये लोग अपने से आ रहे हैं। दूसरी तरफ हर तरफ के, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सपा हो, कांग्रेस हो, ये सब लोग पहुंच रहे थे। तो पहले दिन से इनका तो मकसद करना था उसका राजनीतिकरण करना। लेकिन प्रदेश देश की जो संवेदनशील नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, युवाओं को लेके उनका सीधा मसला था कि हम किसी भी प्रकार के गतिरोध में नहीं जाएंगे। हम जनता के लिए, युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के मुद्दों पर हमारा कोई हठधर्मिता नहीं होगा। हमको जहां झुकना होगा झुकेंगे। इसी का नतीजा है कि किसी भी आंदोलन की सभी मांगों को पूर्णतः 100% स्वीकार कर लेना, मांग लेना। और एनटीए का, जैसा कि विश्वनाथ मिश्र जी ने कहा कि 100% जो है पूरी तरीके से 47 लोगों को हटाना, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो या जोशी जी को हटाना हो, ऐसे बड़े कार्य किए गए बिल में सुधार की। तो यहाँ पे अगर विपक्ष की मंशा साफ होती तो विपक्ष इस पे कार्रवाई करता, विपक्ष इस संसदीय कार्रवाई में भाग लेता, न कि गतिरोध उत्पन्न करना। लेकिन विपक्ष की मंशा किसी भी प्रकार के नए कानून को बनाना नहीं, क्योंकि विपक्ष के लोग भ्रष्टाचार में अकंठ डूबे हुए हैं और ये नहीं चाहते कि इस तरह की का कोई कानून बने, कोई कार्रवाई हो। वास्तव में तो चाहते ही नहीं कि इस तरह की कोई सुधार तो हो, फिर क्योंकि आप इनके डिमांड लोग क्यों शामिल। रखते हैं? अगर आप नहीं तो चाहते ये तो आप नहीं डिमांड चाहते क्यों हैं रखते हैं? इनका मतलब एक, युवाओं के सामने आप क्यों बैठते हैं जाकर, फिर क्यों बताते क्योंकि हैं कि आप युवाओं क्योंकि के सिर्फ मसीहा हैं? राजनीतिक क्योंकि इनका मकसद, सिर्फ राजनीतिक हंगामा खड़ा करना है, देश को अस्थिर करना है। यह नेपाल और बांग्लादेश जैसा भारत को अस्थिरता की आग में झोंकना चाहते थे। 2873 ऐसे लोग इस आंदोलन में शामिल हुए जिन पे कि शाहीन बाग और अन्य तमाम आंदोलनों में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। ऐसे लोग, इसके अलावा आज अभी शाम को जो दिल्ली पुलिस ने रिपोर्ट सौंपी है उसमें विदेशी फंडिंग के भी साक्ष्य उसने दिए हैं। तो ये निश्चित तौर पे ये सिर्फ भारत का एक आंदोलन नहीं था, इसमें विद्यार्थी थे, विद्यार्थियों से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन विद्यार्थियों के इस आंदोलन की आड़ में वे विदेशी शक्तियां जो कि ठीक है मजबूत भारत को, विश्वनाथ एक जी, स्थिर भारत को मतलब नहीं देखना युवाओं को चाहती थी। शेल्टर करने के बाद पीछे से किसी और की तरफ से खेला गया, ये अरुण चौबे जी कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि पुलिस की तरफ से फिर रिपोर्ट है कि बाहर से फंडिंग हुई है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि अब जल्द से जल्द जो संशोधन किया गया है सरकार की तरफ से उस पर बहस कर लेनी चाहिए कि भाई अगर आपको समय सीमा बढ़ानी है, जिस तरह से दिनेश जी ने भी कहा, जो कोई तय सीमा नहीं थी जांच की, तो अब 2 महीने के भीतर आपको जांच करनी होगी, 3 महीने के भीतर आपको सारा रिजल्ट यहाँ पर देना होगा, टास्क फोर्स को अपना जवाब देना होगा,
फिर उसके बाद के राज्य के सरकारें, केंद्र शासित प्रदेश के अंदर आप टास्क फोर्स का जो ये काम है वो कर सकते हैं। तो इन तमाम पहलुओं पर अब चर्चा करने की जरूरत है, या फिर अलग अलग मुद्दों को लेकर संसद के अंदर बैठ जाना है? क्योंकि अलग मुद्दों के लिए भी समय है, वहां पर इस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की परिस्थितियां। देखिए आशा जी, अगर इनका इंटेंशन होता कि हमें सर ठीक है एक अच्छा सा कानून बन जाए, तो स्थितियां बिल्कुल अलग हो। आप कल्पना करिए, एक पार्टी लीजिए, उत्तर प्रदेश चुनाव में जा रहा है, वहां की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी। याद करिए जब राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, तो यही बीजेपी थी जिसने नकल विरोधी अध्यादेश लागू किया था, उसके बाद उस कानून को बनाया था। तो इसी समाजवादी पार्टी ने उसका मुख्य पॉलिटिकल प्लैंक बनाया था। स्टेटमेंट था इनका कि स्टेटमेंट था पार्टी की ओर से कि हम सबने नकल की है और हम सब नकल करते हैं, तो क्या जेल भेज देंगे? ये डायल स्टेटमेंट है, आप चेक करिए, आए बाइट मिल जाएगी। यानी इसको प्लैंक बनाया था और कहा था कि हमारी सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी की तो हम इस कानून को रद्द कर। नजरिया ये है, आप खड़े होकर कहते हैं कि बच्चे चीटिंग कर रहे हैं, उनको करने दीजिए, वो उनको करने दीजिए। और आज आप कह रहे हैं कि ये मतलब दोनों पक्ष पे आप कैसे खड़े हो सकते हैं? आज अखिलेश जी को या तो खड़े होकर के सामने माफी मांगनी चाहिए कि उस समय हमने गलत निर्णय लिया था, और आज हमें लग रहा है भविष्य इसमें है कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए, सबको ईमानदारी से आगे बढ़ना चाहिए। घूम फिर कर वही ईमानदारी की तो बात है। अगर नकल करने दे रहे हैं तो ईमानदारी हुई क्या? जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ? लेकिन सवाल का जवाब नहीं मिलेगा आपको। अभी आप सवाल कर दीजिए तो कहेंगे अरे क्या जाती हो, अरे सुनो सुनो, लेकिन किस जात के हो? अच्छा मिश्रा हो, विश्वनाथ जी, अच्छा उसमें तिवारी हो, उसमें एक अच्छा सवाल और आ बीजेपी जाता के है ना समर्थक हो। कि आप कार्रवाई के लिए ठोस कानून बनाते हैं, तरीके आपको का 10 साल की सजा होगी, लेकिन मानसिकता को कितना जरूरी होगा बदलना कि आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है। जो बच्चे नीट पढ़कर और पेपर लीक करने के बाद पास होकर बिना पढ़े चले जाएंगे, वो कैसे डॉक्टर बनेंगे? ये भी तो एक सवाल है कि जब वो अस्पताल में जाएंगे, जब अपनी ड्यूटी देंगे, वहां पर मरीजों का इलाज किस तरह से होगा? आपको आगे की सोच रखनी चाहिए, राजनीति को छोड़कर। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल नहीं करेंगे। सबसे पहले वो छात्रों के साथ विपक्ष के लोग खड़े नजर आएंगे ताकि उनका समर्थन मिल जाए, निश्चित रूप से दिखेंगे। लेकिन उनको जहां समझ में आता है कि जहां विरोध का कोई मुद्दा ढूंढ लो जिसे कहीं कोई भी लोग कहीं भी एक स्थान मिले जहां पे जिसके पीछे छुप सकते, करेंगे वो। उनका मूल लक्ष्य है ये हंगामा करके, ये क्रिएट करना, ये बताना, और फिर ये सब हंगामा करेंगे, उसके बाद कहेंगे बाद का बयान क्या होगा, वो ये होगा सरकार तो कानून लाना ही नहीं चाहती। हमने तो कहा था कि आप कानून लाइए, मजबूत कानून लाइए। लेकिन अभी मुझे लगता है कि कम से कम बीजेपी जो गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, उसने बिल्कुल ठीक किया है। ठीक है, चुपचाप सारी मान ली कि भाई आप तो आओ, आप तो टेबल पर बैठो, आओ सदन में आओ। 65% की आबादी है ना विश्वनाथ जी, आओ अब बताओ युवाओं कि के आपको साथ क्या आप लड़ नहीं क्या सकते है ना, चाहिए? ये भी तो एक सवाल है, क्योंकि युवा ही देश की रीढ़ की हड्डी है, आगे आने वाला भविष्य है। दिनेश जी, अब ये बताइए कि कपिल सिब्बल भी उतर आए हैं, वो कह रहे हैं कि मैं भी केस लड़ने के लिए तैयार हूं, जिन बच्चों के साथ इस तरह से गलत हो रहा है। वो एक अलग पार्ट है, ठीक है, आप उसमें साथ दे रहे हैं, वो एक अलग मुद्दा बन जाता है। लेकिन कानून बनाने के मुद्दे को लेकर अब आपको नहीं लगता है कि मुद्दा विहीन हो रही है विपक्ष? और जिस तरह से आवाज ये भी सुनाई दे रही है अलग अलग जगहों की तरफ से कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार ये आने वाले समय में चाहती है कि जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है उन्हें हटाने के लिए काम किया जाए, क्योंकि बिल्कुल भी आगे प्रगति नहीं हो पा रही है, चर्चा नहीं बढ़ पा रही है कई मुद्दों को लेकर। चलिए, एक शायद चीज की तरफ किसी की नजर नहीं जा पा रही है। देखिए, प्रतिपक्ष के बहुत, मतलब किसी का नाम लेके नहीं बताना चाहता मैं, लेकिन प्रतिपक्ष के कई नेता ऐसे हैं जिनके बड़े बड़े शिक्षण संस्थान हैं। तो हो सकता है कि उनकी खुद की, मतलब है कि जैसे जो भी जैसे भी है, किसी का नाम क्या क्या लेके हो जाए, चाहे टीएमसी के हों चाहे कांग्रेस के, और बहुत बड़े बड़े शिक्षण संस्थान हैं, बहुत बड़े ग्रुप्स हैं जिनका यहाँ पर देश में नहीं विदेश में भी जैसे जाके उनके कॉलेजेस हैं, और वो मेडिकल कॉलेजेस भी हैं, इंजीनियरिंग है, और मतलब दूसरा मैनेजमेंट के भी हैं। तो वो कहीं ना कहीं देखिए प्रभावित कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के होंगे, और उनको लगता है कि भाई ये बिल आने के बाद में और हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएंगी। तो हो सकता है कि दूसरा पहलू अगर
हम लोग अगर देखें तो हो सकता है ये बिल पास ही ना होने देना चाहते हैं, मतलब उनकी अपने तरीके से ये मंशा हो कि बिल पास ही ना हो, क्योंकि बिल अगर पास होगा तो किसी भी तरह की जो अनैतिक इरेगुलरिटीज या तो युवाओं इस से तरह की किए जो हुए चीजें वादे हैं का वो क्या ग्रे होगा एरिया। दिनेश जी? विपक्ष ने सबसे पहले जी घेरने की जी जी कोशिश की सरकार को और सरकार ने उस बात को मान लिया। अब वो सरकार कह रही कि आइए तो आइए उसका पटल पर और चर्चा कीजिए। बिल्कुल आ आशा रही जी, हो उसी चीज पे दूसरा अरुण जी एक देखिए, सेकेंड। जैसे कि धर्मेंद्र प्रधान जी जो हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी जो हैं, तो उनका जब इस्तीफे की जो बातचीत है उसको लेकर के राहुल गांधी स्वयं कहते थे बार बार कि ये मांग नॉन नेगोशिएबल है। और सोनम वांगचुक ने जब जब जिस टाइम पे जब धरना अपना उठा, मतलब धरना का जैसे कि जो अपना उपवास जो है वो खत्म किया, अपना उपवास खत्म किया, तो उस टाइम पे भी उनकी आलोचना कर रहे थे कि सरकार ने पता नहीं क्या इनको क्या समझा दिया, कुछ कर दिया, जबकि वो लोग मतलब अपने तरीके से सोनम वांगचुक समझ चुके थे कि भाई सरकार जो है वो लचीली तरीके से लचीला रुख अपना करके और छात्र हितों में काम करना चाहती है। इसी तरीके से कॉकरोच पार्टी की सारी मांगे मान ली गई, छात्रों की सारी बातें मांगे। ये बेचारे कॉकरोच जो थे, इनको नहीं पता था कि राजनीतिक लोग किस तरीके से इनका इस्तेमाल करने ठीक काम है कर रहे हैं। अरुण जी, चार लोग कहीं ना किसी के कहीं घर पे जैसे अगर राजनीतिकरण लगातार इस एक मुद्दे महीने का तक हो खाना गया खाते है हैं अब, आशा जी, लेकिन तो युवाओं बड़ी के समस्या आती भविष्य है। को लेकर इनकी सरकार फंडिंग काम कहाँ कर से रही होती है है, इसकी जिसमें जांच अब होनी सबको चाहिए। आ जाना चाहिए एक पटल पर। ठीक है दिनेश जी, अरुण जी जल्दी से। जी आशा जी अपना सवाल दोहरा अरुण दीजिए, जी, क्योंकि एक पटल दिनेश जी पर बोल अब रहे आ थे सुनाई जाना नहीं दिया। चाहिए सभी को अपनी राजनीति छोड़कर, क्योंकि ये अब संदेश पक्ष और विपक्ष का दोनों का युवाओं के बीच में जाएगा कि कौन क्या चाहता है। बिल्कुल आशा जी, यह देश की मांग है कि इस पे विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों को संसद में बैठ के दोनों सदनों में इस पे जितना अधिक से अधिक चर्चा हो के एक बेहतरीन से बेहतरीन बिल बनाया जाए, जिससे कि देश में पूर्णतः भविष्य में शुचितापूर्ण परीक्षाएं आयोजित हो सके और जो इस तरह की गड़बड़ी करने वाले लोग हैं उनको चिन्हित कर, उनको पहचान कर न सिर्फ जेल डाला जाए, उनको आर्थिक चोट पहुंचाया जाए, जो 10 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान है। और इनके इसमें एक तो और बदलाव करने की जरूरत है कि जो भी लोग इस तरह के परीक्षा कृत्य में शामिल होते हैं, इनके बच्चों को सरकारी नौकरी के लिए पूर्णतः अयोग्य घोषित कर दिया जाए, जिससे कि इसका लाभ होगा कि ये सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने पीढ़ियों के लिए डरेंगे। क्योंकि लोगों में डर पैदा करना, खौफ पैदा करना जरूरी है। लोग अब तक का एक ट्रेंड रहा है कि अपराध करो, पैसा दो, इधर उधर से सेटिंग करके छूट जाओ। जब इनके मन में एक डर होगा कि हम अपराध करेंगे तो न सिर्फ हमारे को आर्थिक नुकसान होगा, न सिर्फ हम 10 साल के लिए जेल जाएंगे, बल्कि हम हमारे बच्चे भी जो है पूरी तरीके से सरकारी व्यवस्थाओं से, सरकारी नौकरियों से, सरकार की सभी ठीक है, प्रकार के बहुत बहुत लाभों से धन्यवाद जो है अरुण वंचित चौबे कर जी। दिए दिनेश जी जाएंगे। आपका धन्यवाद, तो विश्वनाथ जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल सरकार ने पटल पर संशोधन करने के लिए बिल ला दिया है। अब विपक्ष को चाहिए कि एक पटल पर आकर इस पर चर्चा करे, क्योंकि युवा बहुत समझदार है, वो समझता है कि राजनीति कब, कहां और कैसे हो रही है। तो इस मुद्दे को लेकर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि युवा देश की रीढ़ की हड्डी है, देश का भविष्य है और उसकी बातों पर गौर जिस तरह से सरकार ने फरमाया है, अब विपक्ष को भी एकजुट हो जाना चाहिए। कार्यक्रम में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।